और उसका एक भाग बनने का मतलब यह है कि आप जो भी अवरों में बांटना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत आपसे करो। बुद्ध धम्म की यही शिक्षा हमें दर्शाती है कि जो भी आप करना चाहते हैं, उसे पहले आपसे शुरुआत करो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम औरों के भरोसे मत रहो, खुद के पैरों पर खड़े हो जाए, खुद के पाँव पे खड़े हो जाओ। जैसे अपने व्यवहार में कहते हैं कि लिखाई पढ़ाई इसलिए नहीं किया कि खुद के पाँव पे खड़ा हो। और जो हम अनुभव लेते हैं, और वो अनुभव फिर औरों में आप बांट दो। उस अनुभव को लेकर, उस अनुभव का एक आप साक्षी बनो, उसका एक पुरावा बनो, फिर औरों में अपना अनुभव बांट दो। ये महत्वपूर्ण पहली शिक्षा है बुद्ध की, ताकि हमें खुद को, हम खुद ही ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित पहले हो, और हमने जिस बात का अनुभव लिया है, वो अनुभव औरों में फिर बांट दो। उसका एक तुम यानी एक पुरावा बनो। मैत्री भावना ध्यान की जो बात है, जो हम करते हैं, तो पहली बात तो हम ये करते हैं कि मैत्री भावना भी ये भी सिखाती है। क्या करते हैं हम पहले पायरी में? हम खुद पर मैत्री करते हैं। हम खुद पर मैत्री करते हैं, उस विषय का एक भाग बनते हैं। जिस विषय को हम देखना चाहते हैं, वो विषय का पहले हम एक भाग बनते हैं। यानी पहले पायरी में हम खुद ही खुद अनुभव लेते हैं। तो वो हमारे से जो अलग दुनिया है, जो हमारे से हमने देखी नहीं है, हम उसे पहचानते नहीं है, ऐसे हमारे से जो परी दुनिया है, उस दुनिया में जाकर उसका पहले हम खुद अनुभव लेते हैं, और उसके बाद वो अनुभव औरों के साथ हम बांट लेते हैं। और वो विषय का एक क्या बोलते कि आप अनुभव लो, फिर औरों में वो जो अपना आनंद है, वो आनंद औरों में हम बांट दो। इस बात को हम करने का प्रयास करते हैं, तो उसमें एक महत्वपूर्ण जो बात है वो बन जाती है। वो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रयास से, ये जो प्राथमिक जो हमारा जो प्रयास है, इस प्रयास से सामाजिक जो बांधिलकी है, सामाजिक जो मैत्री है, उससे हम बंधे रहते हैं। हम तो समाज के घटक है। समाज के लिए हमें जो परी जगह इसको भी देखना है, और हमने जो देखा है और जो देखने का प्रयास कर रहे हैं, और वो रास्ते में समाज को भी ले जाना है। तो पहली बात हमारी यही बनती है कि इस प्रयास से हमारी सामाजिक बांधिलकी रहती है। अरे ये होना जरूरी है। सामाजिक मैत्री भी रहती है। और उसमें क्या होता है, जब सामाजिक मैत्री रहती है, उसमें संवाद बनाए रखते हैं, मिलकर धम्म श्रवण करते हैं, तो सम, हमें ये समझ कर करना है। हमें क्या समझ कर करना है ये बातें? हम प्राथमिक लेवल पर कर रहे हैं अभी। तो हमें ये समझ कर करना है
कि मैं औरों से निवत्तम हूं, यानी औरों से मैं थोड़ा छोटा हूं, और जो पढ़ रहा हूं, जो सुन रहा हूं, वो मैंने हजार बार पढ़ा होऊंगा, लेकिन अपने आप को हमें ये समझना है कि मैं प्रथम रूप से ही इसे ग्रहण कर रहा हूं। अगर इस तरीके से हम धम्म को श्रवण करते हैं तो हम काफी लाभान्वित हो सकते हैं। किस बात के? अगर हम ऐसा समझकर धम्म श्रवण करते हैं तो मान लो हमारी आध्यात्मिक ग्रहणशीलता बढ़ जाती है। ये निकल नहीं रहा बौद्धि प्रकाश से, उधर से निकलता होगा तो देखो। तो इससे हमारी आध्यात्मिक ग्रहणशीलता बढ़ती है। देखिए, आपने नजारे देखे होंगे, लेकिन जब देख रहे हैं उसको ये समझ के देखो कि मैं पहली बार देख रहा हूं। सिद्धार्थ गौतम का उदाहरण हम देख सकते हैं। चार जो दृश्य है उन्होंने जो देखा है, और उसके बाद जो हो गया वो आप सबको पता है। तो उसका मतलब क्या है कि वो दृश्य उसके पहले कभी ना देखा होगा, ऐसा आपको लगता है? देखे होंगे। जब समाज में रहना है, गांव में रहना है, समूह में रहना है, तो ये बातें तो होना ही होना है। बुढ़ापा होना है, मृत्यु होना है, आजार है, वगैरह वगैरह सब बातें होना है। लेकिन जब उन्होंने देखा, जो नजरिया से उन्होंने देखा, वो देखने का नजरिया अलग था। वो नजरिया वो था कि मैं पहली बार देख रहा हूं, ये पीड़ित आदमी को मैं पहली बार देख रहा हूं। कभी हम भी ऐसे बोलते हैं, एक आधी नई चीज हमने देखा है, एक आधा नजारा हमने देखा हो, उसके पहले भी देखा हो, लेकिन जब हम और उसको देखते हैं तो हम बोलते वैसे, अरे बाप रे, मैंने इसके पहले तो ये बात कई बार सुनी, लेकिन आज मेरे को और लगा ये चीज तो मैंने इसके पहले भी देखी हुई है, लेकिन आज मेरे को देखने में और ही लगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हम देखते हैं या सुनते हैं, उसे मैं पहली बार देख रहा हूँ, उसे मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ऐसे समझ अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमारी जो आध्यात्मिक ग्रहणशीलता है वो दिन बीते दिन बढ़ते रहती है। शिविर में ऐसा होता है धम्म मित्रों के। एक एक शिविर एक एक धम्म मित्र ने 5 बार 6 बार 7 बार किए हैं, और जब वो उनका अनुभव बताते हैं, वो बताते हैं कि मैंने जो पहले सुना था वो अलग था, और अब जो मैं सुन रहा हूँ, जो ग्रहण कर रहा हूँ, मुझे अलग ही लग रहा है। यानी नजरिया बदल गया, समझ बदल गई। क्यों? उसने क्या किया कि औरों से अपने को उसने छोटा ही समझा उस बारे में। यानी उसमें अहमपना की बात जो है वो नहीं दिखाई दे रही, इसलिए उसका दिन बीते दिन जो ग्रहणशीलता है, आध्यात्मिक ग्रहणशीलता है, वो बढ़ती है। और मैत्री का एक विशेष गुणधर्म है कि वो अपने प्रभाव से औरों को जोड़ के रखती है। आप सबका अनुभव होगा, जैसे सीमेंट रेती को बीटों को पकड़ के रहते हैं, उस तरह मैत्री आदमी आदमी को पकड़ के रहती है। और इस कारण से हम ये कार्यक्रम को जोड़ के है, जो मैत्री का एक धागा है, मैत्री से हम जुड़े हुए हैं।
मैत्री से हम एक दूसरे से पकड़े हुए हैं। उसी प्रकार हम इस कार्यक्रम को हर दिन हम मिलते हैं, जोड़ के रहते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैत्री नाम की कोई ऐसी वस्तु नहीं है। आपको अगर किसी ने बोल दिया कि भाई आप जो मैत्री मैत्री करते हैं, बताते हैं, बता बरा खोल के कैसी मैत्री है, तो हम नहीं बता सकते। उसे ना आकार, ना उसका रंग रूप, लेकिन उसका रंग ना हो, उसका आकार ना हो, लेकिन मैत्रीपूर्ण लोग रहे, ये चीज का हम आचरण कर रहे हैं, वो आचरण की अभिव्यक्ति समाज हमारा देख रहा है, हमारा कुटुंब देख रहा है, हमारा परिवार देख रहे हैं, हमारे रिश्तेदार देख रहे हैं। मैत्री नाम की ऐसी कोई चीज नहीं है। तो मैत्री पूर्ण आनंद पूर्ण लोग रहते हैं, और उसके तो हम साक्षी है, पुरावे है। मैत्री का विकसित जो दूसरा भाग है, जिसे हम मैत्री बोलते हैं, और मैत्री का जो दूसरा विकसित जो भाग है, यानी उससे भावना कहते हैं। यानी कुल मिलाकर मैत्री भावना, ऐसी ये बात हो जाती है। मैत्री का दूसरा भाग, दूसरा विकसित अंग भावना। मैत्री प्लस भावना बरोबर मैत्री भावना। या विकसित भावनाओं में ना तो द्वेष रहता है, ना किसी प्रकार की अपेक्षा रहती है, केवल सकारात्मक भावना ही रहती है। ये मैत्री का सबसे बड़ा गुणधर्म है। जो भी आचरण करता है मैत्री का, वो आनंदपूर्ण रहता है, वो उत्साहित रहता है, उसमें एक पॉजिटिव शक्ति निर्माण होती है, जिसे हम वीर्य कह सकते हैं। और मैत्री में वीर्य रहते हैं। हम देखते हैं हमारे कार्यक्रम रविवार को बंद रहता है, तो हम अपने अपने काम करते हैं जो हफ्ते के पेंडिंग रहते हैं। बोधी प्रकाश जी मालूम है क्या करते हो? कहां से कहां पहुंच जाते। अभी आगरा से आए हो, कभी रात में 12:30 बजे, कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे। ये क्या है? मैत्री से निर्माण हुआ ये सकारात्मक एक वीर्य है, वो सकारात्मक भावना है औरों के प्रति, धम्म के प्रति। अरे वीर्य कभी थकता नहीं। वो आप जब भी बोले तो वो तैयार रहता है। राजा के रथ के लिए जब घोड़े जो है, राजा ने बोला कि रात को मेरे को चलना है, तो घोड़ा तो यार यस चलो, किधर भी थकने का काम नहीं है। हमने देखा है वो बीमारी के दौर पर उनके, उससे चलना नहीं हो रहा, फिरना नहीं हो रहा, फिर भी दवाखाने से आए ना आए लग गए काम। काफी लोग बोलते थे आप आराम करो। उसका उत्तर मैंने सुना, बात सोचने लायक है। वो बोल रहे थे मेरी बीमारी कमर के नीचे है और दिमाग से मैं ठीक हूं। ये वीर्य के लक्षण है। वीर्य जिसके ही अंगों में रहते हैं जो मैत्री का आचरण करता है।
ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके तो हम दाखले है, पुरावे है, साक्षीदार है इस बात के। इस भावनाओं का मेत्ता सूक्त में वर्णन आया है, जो आपको पता है। मैत्री ऐसी चीज है, भले उसका रंग रूप ना हम देख सके, लेकिन गुण धर्म जरूर देख सकते। अपने बेटे की जान से भी ज्यादा रक्षा करने वाली माता, उसका उदाहरण दिया है वो सूक्त में, जिसे मैत्री कहती है। लेकिन हम सामाजिक दौर पर देखते हैं तो काफी लोगों का ये इससे एक समझ है, प्रेम भावना और मैत्री भावना ये दोनों समान है। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैत्री भावना और प्रेम भावना में काफी अंतर है। उसके उलट हम ये कह सकते हैं कि प्रेम भावना यह मैत्री का नजदीक का शत्रु है। प्रेम भावना ये क्या चीज है? मैत्री भावना का नजदीक का शत्रु है, और नजदीक का शत्रु बहुत ही खतरनाक रहता है। उसे सब पता रहता है, ये कब घर से निकलता, कब ड्यूटी पर जाता, कब ड्यूटी छुट्टी, कब छुट्टी रहती, फिर उसके रिश्तेदार कहाँ है, वो सब पता रहता नजदीक के आदमी को। और ये बहुत ही खतरा है, नजदीक का शत्रु। और ये बात है, हम याद देख सकते हैं कि जो प्रेम भावना है ये मैत्री भावना का नजदीक का शत्रु है। ये क्या करते हैं, मैत्री विकसित ना हो इसलिए वो इस स्तर पर अपना काम करने का प्रयास करती है। इसलिए उसको कहा गया है कि वो नजदीक का शत्रु है। और नजदीक के शत्रु का उदाहरण हमने काफी देखा है व्यवहार में। अपने ही दोस्त ने धोखाधड़ी किया है, हमने व्यवहार में देखा है। ऐसे काफी उदाहरण है कि दोस्त ने दोस्त का बहुत ही पूरा किया है, यानी विश्वास भी नहीं बैठता इस बात पर। अगर कोई बताए कि ये दोनों दोस्त है, ये दोस्त ने ऐसा ऐसा काम इसका किया, तो सुनने वाले का विश्वास भी ना बैठता पहले। ऐसा कैसा हो सकता है, ये तो मित्र है। लेकिन हुआ हकीकत में। मैत्री ये विधायक भावना की जननी है, और कोई भी अपेक्षा नहीं रहती है मैत्री में। निरपेक्षपना की भावना रहती है, और प्रेम भावना में काफी अपेक्षा रहती है। और अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो हम देखते हैं कि घर घर में, समाज में, राज्य राज्य में, देशों देशों में युद्ध चल रहे हैं। किस लिए? हमारी अपेक्षा पूरी नहीं हो रही, या तृष्णा भी है। और तृष्णा का और दुख का कारण तृष्णा है। दुख किस लिए हम भोग रहे हैं? तृष्णा। हमारी तृष्णा, हमारी अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है तो हमें दुख होता है, हम दुख भोगत रहे हैं। अपनी अपेक्षा पूर्तता पूरी नहीं हुई तो सबके भाई पक्के दुश्मन बन जाते हैं। बात कहने में बहुत छोटी लगती है। हमारी अपेक्षा की पूर्तता नहीं हुई तो सबके भाई पक्के दुश्मन होते हुए हमने देखा है। और इतना ही पर्याप्त नहीं,
तो लिहाजा कचहरी कोर्टने में जाते हुए हमने देखा है। ये अपेक्षा इतनी भयानक है। और ये फर्क है मैत्री भावना में और प्रेम भावना। प्रेम भावना ही अधोगति की ओर ले जाती है और मैत्री भावना ये विकास के तरफ ले जाती है। अपेक्षा की एक व्यवहारिक बात आपने हमने देखी है। छोटी सी बात देखने में, मान लो कि दो दोस्त है और एक दोस्तों की लड़की की शादी है, तो दूसरा अपना दोस्त उनके लड़की की शादी में जाता अच्छा सा प्रेजेंट लेके। दिल में ये सोच के जाता कि जब मेरी लड़की की शादी होगी तो ये भी कुछ लाएगा, ऐसा ही दिल में ये अपेक्षा सोचकर शादी में जाते हैं। और मान लो जिस वक्त उनकी लड़की की शादी होगी उस टाइम वो आदमी के पास ले जाने के लिए कुछ नहीं रहा, परिस्थिति सरीकी नहीं रहती, परिवर्तन होते रहता। मान लो बीमार है और कुछ बातें है, इस कारण से वो कुछ नहीं लेके गया, तो देखता है देख ये आया तो खाली हाथ आया। ये नहीं विचार करता ऐसे परिस्थिति में से आया मेरा दोस्त तो मुझे सुकून हो रहा है, ऐसा नहीं सोचता। वो क्या देखता है, आया तो देख खाली हाथ से आया, कुछ नहीं लाया उन्होंने, मैंने तो इतना बड़ा लेके गया था। और थोड़ी देर में उसके बारे में घृणा पैदा हो जाती, द्वेष निर्माण हो जाता और इतने साल के मित्र के जो संबंध है वो झट दिशा नजदीक का शत्रु बन जाता है। और ये फर्क है मैत्री भावना और प्रेम भावना में। मैत्री की भावना निस्वार्थ रहती है, और मैत्री का और एक विशेष गुणधर्म है। निस्वार्थ क्यों रहती है वो, उसका एक अहम पूर्ण एक वैशिष्ट्य है कि वो मैत्री सदा सर्वदा कुशलस्य उपसंपदा इस कार्य को वो हासिल करते रहती है, यानी कुशल कर्म करती रहती है, कुशल कर्म का स्टोर करती है। इस भावना से हम इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। एक प्रकार के हम कुशल काम कर रहे हैं, हमारे लेवल पे हमारा स्तर पर जो भी है वो हम औरों को भी आमंत्रित करते हैं कि आओ हमारे यहाँ ऐसा ऐसा कार्यक्रम रहता है 6:30 बजे, आप आ सकते हैं, आपको हम लिंक भेज सकते हैं, आप भी आनंद उठा सकते हैं। तो हम कुशल से उपसंपदा, हम भी कुशल काम करते हैं, लेकिन हमारा जो स्तर है उस पर, उस स्तर के ऊपर हम करते हैं। और ये अच्छी बात है कि हम आनंद एक दूसरे से बांट के लेते हैं। और अभी 3 साल हो जा रहे हैं ये कार्यक्रम को, हम ऐसे अभी जुड़े हुए हैं जैसे पुष्पमालाओं की तरह हम एक दूसरे से समान हो गए। थोड़ा भी हमें किसी के बारे में, कोई बीमारी के बारे में अगर हमें कुछ संदेशा मिलता है तो इधर दुख होता है, दर्द होता है कि क्या हो रहा है। हमारा एक मित्र जैसे नागलोक में जो कार्यक्रम था, गांव में गए गए दूसरे तीसरे दिन उन्हें अटैक आ गया। एक अच्छे मित्र को हमने खो दिया है। मान लो इसमें
हमारी मैत्री में हम लगातार मैत्री को जारी रखते हैं, तो कोई साधक की मैत्री विकसित होती है, तो केवल मैत्री ही नहीं रहती, तो करुणा भी उसमें समा जाती है। मैत्री से करुणा का जन्म होता है। मैत्री से करुणा का जन्म होता है, और करुणा जब दुख के सानिध्य में आती है, तो केवल बातें ही नहीं बोलती। मान लो कोई एक आधा आदमी पीड़ित है, अरे अरे क्या हुआ, कैसा हुआ, कब से हुआ, बुरा हुआ, ऐसे ही केवल बातें नहीं करती, तो करुणा एक्शन करती है, प्रत्यक्ष रूप से कृति करती है, जिसे हम करुणा कहते हैं। तो मान लो कि एक भिक्षु और बुद्ध का संवाद है। हमारा टाइम आगे बढ़ते जा रहा है थोड़ा सा। जो अतिश्राप से ग्रस्त था भिक्षु, उसकी कोई देखभाल नहीं कर रहा था। ये वार्ता बुद्ध के पास गई। बुद्ध प्रत्यक्ष रूप से वो भिक्षु के पास गए और उससे पूछताछ की कि आपका देखभाल करने वाला कोई नहीं है क्या? आप इतने गलित ग्रस्त हो गए। तो भिक्षु क्या कह रहे हैं? भिक्षु कह रहे हैं कि नहीं, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। बुद्ध कहते हैं क्यों? आपकी देखभाल करने वाला क्यों कोई नहीं है? तो उसका उत्तर ऐसा है कि मैं पूरे जिंदगी में आज तक औरों के लिए निरुपयोगी रहा हूं। अरे इस कारण से कोई मेरी देखभाल नहीं करता है। ये बहुत ही बड़ा उदाहरण हो गया। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि एक आधी ऐसी घटना हमारे नजदीक हो जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं, ज्यादा करके अक्सर करके दूर का देखते हैं और नजदीक का देखने में थोड़ा कंजूसी करते हैं, क्योंकि हमें एक प्रकार की आदत ही है दूर का देखने का। तो कभी कभी क्या होता है, अभी मान लो हम हमारा ही उदाहरण लेते हैं। ये तो बुद्ध का बहुत बड़ा हुआ। जिस बात के हम गवाह है, साक्षी है, पुरावे है, उसका ही हम उदाहरण लेते हैं। कई एक पीड़ित आदमी है, शायद धम्ममित्र है, और उसकी तबीयत काफी खराब हुई है। तो हमारे लोग जब वहां जाते हैं, मुलाकात करते हैं, उनका उनसे वार्तालाप करते हैं, सब परिस्थिति देखकर उन्हें अर्थ सहाय्य की भी मदद करते हैं। 10-10 हजार रुपए का धनराशि दिल्ली केंद्र ने पीड़ित आदमी को दिए है। ये क्या है? ये करुणे का अंग है, ये करुणे का प्रतीक है। अरे इसलिए मैत्री में करुणा भी रहती है। केवल मैत्री से नहीं रहती, करुणा भी रहती है। और करुणा, जैसा मैं अभी बोल के गया, करुणा एक्शन करती है। तो हमने देखे है, बोधि प्रकाश जी ने, बोधि प्रकाश जी के हाथ से उनके मित्रों के साथ घर में जाकर उसकी सब बात को पूछताछ कर कर और सब बात ख्याल में लेकर, किस बात की जरूरत है ये कुटुंब को, ये मद्देनजर रखते हुए धनराशि देकर रात में 1 बजे 2 बजे घर को आ रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस मैत्री भावना के ध्यान से आपकी करुणा बढ़ती रहे,
और इसके लिए आपको मैं शुभकामना देता हूँ। प्रयास आपके होंगे, शुभकामना हमारी होगी। और इसके साथ-साथ हमारा अभी टाइम समाप्त हो रहा है, तो बाकी है उसके तो पार्ट 2 करना पड़ेगा, ऐसा लगता है। तो और आगे के लिए देखेंगे क्या होता है तो।